हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर स्क्रीन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी शाम 8 बजे जो है लेकर आए हैं बेहतरीन जीके का टेस्ट। ठीक है, ये ऐसे जीके के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के विभिन्न एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप लोग इन सारे टेस्ट को करते हैं, अच्छे से आप इनको करते हैं, जो इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स अगर आप उनको लिख भी लेते हैं तो आप सभी लोगों को बहुत फायदा होगा आने वाले एग्जाम में। चाहे आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आने वाला आप यूपीपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। जैसे ये वीडियो खत्म होगी उसके 10 मिनट के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से जाकर ज्वाइन हो जाइए। सारी क्लासेस की पीडीएफ वहां पर मिल जाती है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम। बताइए। तो इसमें तो हम ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लेंगे, जम्मू कश्मीर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आ जाइए। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। बताइए। चलिए, तो अगर हम इसकी बात करें तो जहांगीर जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी अकबर के नौरत्न के बारे में तो आपको पता ही होगा। ठीक है, जिसमें अब्दुल रहीम खान खाना थे, मान सिंह थे, टोडरमल थे। ठीक है, उसके बाद में आपके बीरबल थे, ऐसे करके फैजी थे, अबुल फजल थे, ऐसे करके वहां पर 9 थे। औरंगजेब के बारे में तो आपको पता ही होगा, बाबर जिन्होंने मुगल वंश की जो है स्थापना की थी 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध के बाद में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली। केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या देवेंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली। वामा बोधनी पत्रिका। बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो है केशव चंद्र सेन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और ये क्वेश्चन कहीं पर लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है। भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या भारत सरकार। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। बिल्कुल, तो भारत सरकार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है। 5 का आंसर बताइए। बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है। एक, फसली उत्पादन है। विभिन्न समूहों में विविध फसलों का उत्पादन है। बड़े फर्मों पर पशुपालन एवं फसल उत्पादन है। फलदार वृक्षों की कृषि। बताइए, जो आपकी बागानी कृषि है उसको आप क्या कहते हैं या उसकी विशेषता क्या है। चलिए, तो ये आपका एक फसली उत्पादन है, यानी कि 5वें का ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। गोमतेश्वर मूर्ति कहां स्थित है। बताइए। गोमतेश्वर मूर्ति। बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अगर हम इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रवण बेलगोला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है। बताइए। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है। बताइए।
चलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/12 भाग जो है विभिन्न कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? फोम प्रकार, सोडा एसिड प्रकार या पाउडर प्रकार, इनमें से कोई नहीं। जहां पर आपकी पेट्रोलियम से आग लगती है वहां पर आप अग्निशामक के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। बहुत बढ़िया। पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? बताइए। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फोम प्रकार आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। मल जल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? तेल और वसीय पदार्थ, निलंबित ठोस पदार्थ, शीतकणी पदार्थ या अजैविक पदार्थ? क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा, तेल और वसीय पदार्थ। ठीक है, जिन लोगों ने भी ए ऑप्शन दिया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन की परत किससे बचाव प्रदान करती है? एक्स किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से या अवरक्त किरणों से? बताइए। तो ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल तो पराबैंगनी किरण हो जाएगा। अब अगर आप सभी लोगों को पता है तो आप जरूर एक बार टाइप करें कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी लोग एक बार टाइप करके बताइए कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए। जिनको भी पता है पहले वो जरूर बताएं कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, द्वारिकाधीश मंदिर कहां स्थित है? भोपाल में, झांसी में, मथुरा में या कानपुर में? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। विश्व ओजोन दिवस बता दिया हो तो जल्दी से आप लोग इसकी बात करें कि द्वारकाधीश मंदिर कहां स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 तो बिल्कुल जो है इसका राइट आंसर जो है मथुरा हो जाएगा, 11 का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहां पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प आया था या पूर्ण संकल्प जो है गया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहां पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाहौर। और ये जो अधिवेशन हुआ था मैं आपको बता दूं, अगर लिखना हो तो लिख लो, 31 दिसंबर 1929 को जो है यहां पर ये हुआ था लाहौर में। चलिए, और यहीं पर जो है पूर्ण स्वराज की जो है घोषणा की गई थी या उसका संकल्प अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में की थी? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए सभी लोग। और जो भी आपके साथी अभी तक ना आ पाए हो, चैनल पे ना जुड़े हो, तो प्लीज आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, उनको भी बुला दीजिए कि चलिए जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। टॉप 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करते हैं, बिल्कुल साबरमती आश्रम, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी कि 1916 ईस्वी में जो है साबरमती आश्रम की जो है स्थापना की गई थी। बहुत बढ़िया। किसने यह आह्वान किया कि पुनः वेदों को अपनाएं? क्वेश्चन नंबर 14, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। किसने यह आह्वान किया कि पुनः वेदों को अपनाएं? रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ज्योतिबा फुले या दयानंद सरस्वती? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुनः वेदों को अपनाएं किसने आह्वान किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका दयानंद सरस्वती बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
स्वामी दयानंद सरस्वती बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, गुजरात में है या राजस्थान में है? सभी लोग आंसर जरूर टाइप करें जितने भी साथी हैं। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो इसका जो है राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में जो है आपका स्थित है, चित्तौड़गढ़ जिला है वहीं पर जो है ये स्थित है। और अगर हम बात करें तो यह देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, रावत भाटा, जिसकी 1180 मेगावाट इसकी क्षमता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। पाब्लो पिकासो कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था? जर्मनी का, ग्रीस का, स्पेन का या इटली का? और ये क्वेश्चन ना अनगिनत बार रिपीट हुआ है, अनगिनत बार रिपीट हुआ है। पाब्लो पिकासो कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था? बहुत बढ़िया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल स्पेन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्पेन के जो है पाब्लो पिकासो, इसको कहीं पर आप लिख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम में। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चलिए बताइए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी छठा स्थान है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए। चलिए बताइए। चलिए तो मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, आप आज के बाद कभी भी ग्रीन हाउस गैसों के बारे में नहीं गलत करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, सभी लोग इसकी एक ट्रिक लिख लीजिए। आप लोग सभी लोग लिख लीजिए। ओ मीना कल काजल लगाना, आराम से ऐसे लिख लो। मैं कहीं यहीं पर बगल में लिख देता हूं, यहीं पर लिख देता हूं। ओ मीना कल काजल लगाना। ठीक है, तो लगाना से कोई मतलब नहीं है, तो मैंने लिख दिया ओ मीना कल काजल। आप जो है कॉपी में लिख दीजिए। ओ से आपका ओजोन हो जाएगा, मी से आपका मीथेन हो जाएगा, ना से आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, कल से आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, काजल में जो का है उससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, और जल से जलवाष्प हो जाएगा। सिर्फ इतने ही आपके जो है ग्रीन हाउस गैस होते हैं। ओ मीना कल काजल लगाना, ओ से ओजोन, मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, कल से हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, काजल में जो का है उससे होगा कार्बन डाइऑक्साइड, और जल से हो जाएगा जलवाष्प। इतनी चीजें होती है। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बिल्कुल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल होता है, मीथेन बिल्कुल होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक कैसी लगी वीडियो जरूर लाइक करना। चलिए तो यही इतनी जो है हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती है, और ये पूछा भी जाता है कौन सी हैं कौन सी नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, यहां कहां काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? बताइए, इंपॉर्टेंट है। कहां काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19। बिल्कुल, तो अगर आप किसी कोयले के खान में आप काम करते हैं तो आपका जो फेफड़ा है वो आपका ब्लैक कलर का हो जाता है, और वो इन्फेक्शंस हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जो है नुकसान करता है ये। तो कोयला की खान में अगर है तो आपको ब्लैक लंग रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। तत्व रंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? बताइए। तत्व रंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20।
बहुत बढ़िया। चलिए, तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका देवेंद्र नाथ टैगोर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तत्वबोधनी सभा किससे संबंधित है? चलिए, बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर भैया टाइप करते रहें, सभी लोग जो हैं आप आंसर टाइप करते रहें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। आकाश किस कारण से नीला होता है? सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाश किस कारण से नीला होता है, बताइए। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन जो है इसका करेक्ट हो जाता है। कभी कभी तो सिर्फ आपके ऑप्शन में होता है परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो अगर प्रकीर्णन है तो सही है, लेकिन अगर इस तरीके के ऑप्शन आ जाए तो आपको लघुत्तर तरंगदैर्घ्य याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दीर्घतर भी ऑप्शन में, लघुत्तर भी है, तो लघुत्तर वाला आपका सही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22। धातु की चायदानियों में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है आपके फिजिक्स के, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है, इससे बिजली का शाक नहीं लगता है, इससे पात्र सुंदर लगता है, इससे स्वच्छता होती है। और इसको जो आंसर नहीं कर पाओगे भैया, हम नहीं जानते, उनको कुत्ता काटेगा आगे चल के। इसका आंसर अगर नहीं दे पाए तो भैया नुकसान है। कक्षा 5 में आप लोग पढ़ते आ रहे हो इसको, फिजिक्स के उसमें जो साइंस की आपकी बुक होती है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी जो है उष्मा की कुचालक होती है और आपका हाथ न जल जाए इसलिए इसको लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन स्कूलिंग जिसको आप बोलते हो, जहां पर अगर आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हो या आपकी पढ़ाई बीच में छूट गई है तो आप ओपन स्कूलिंग के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। जैसे आपने NIOS को देखा होगा, जैसे आपने इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन स्कूलिंग के बारे में आपने सुना होगा। तो इसका विचार जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? 23 का राइट आंसर। चलिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, हेराल्ड विल्सन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? बताइए, बताइए, बहुत बढ़िया, बताइए। इसका आंसर बहुत सिंपल है, बताइए। चलिए, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो अगर हम गुरु अर्जुन देव की बात करें तो ये 5वें नंबर के सिख गुरु थे। वहीं पर अगर बात किया जाए कि सिख गुरुओं के पहले गुरु कौन थे, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, बिल्कुल गुरु नानक देव जी थे, जिन्होंने पंजाब में सिख धर्म की स्थापना की थी। चलिए, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है नीस में, सिस्ट में, क्वार्टजाइट में या ग्रेफाइट में? बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित होता है? बताइए। बहुत बढ़िया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 25 की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्वार्टजाइट में। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 26। आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। चिली, पेरू, ब्राजील या कोलंबिया? अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है? चिली, पेरू, ब्राजील या कोलंबिया? बताइए। 26, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि आपका चिली जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अटाकामा मरुस्थल कहां स्थित है? बताइए। बहुत बढ़िया। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं यानी RBC जिसको आप बोलते हो, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का जीवन काल कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अगर हम WBC की बात करते हैं तो उसका 3 से 4 दिन जो है सिर्फ और सिर्फ जीवन काल होता है। RBC की बात करें, RBC में आपको पता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन का मुख्य काम होता है कि ऑक्सीजन को आपकी पूरी बॉडी में भेजना, और इसका जो जीवन काल होता है वो मात्र होता है 120 दिन। क्लियर है? चलिए,
अगर हम बात करते हैं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आपके बोन मैरो में होता है, अस्थिमज्जा में होता है। उसके बाद ये जो है डेड हो जाती हैं 120 दिन बाद, फिर ये प्लीहा में चली जाती हैं। तो बहुत सारी प्रोसेस इसमें होती है। साइंस की क्लासेस में ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई होंगी। चलिए, गर्भाशय वोम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस, यूरेटर, वजाइना या वल्वा? बताइए। या हम ऐसा कह सकते हैं गर्भाशय जो है इसका दूसरा नाम क्या है? 28। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? चलिए, तो इसका जो है राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यूट्रस आप कहते हो। ठीक है, याद रखिएगा इसको। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? बताइए, जो फोटोग्राफी आप करते हैं उसमें मेन जो है 3 रंग, या हम कहें प्राइमरी कलर कौन से होते हैं? चलिए, 29 का आंसर बताइए सभी लोग। बिल्कुल। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं, या आपसे पूछा जाए प्राथमिक रंग कौन सा होता है, तो आपको ये याद रखना है, RGB याद रखिएगा। RGB आप याद रखिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। RGB। R मतलब रेड यानी कि लाल, G मतलब ग्रीन यानी हरा, और B मतलब ब्लू यानी नीला। तो यहां पर लाल, नीला, हरा आपके यही 3 ऑप्शन है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब जो है आपका अवतल लेंस बनाता है। सॉरी, हाँ बिल्कुल। और आपसे पूछा जाता है अवतल लेंस से संबंधित, जब आपकी बारिश होती है तो आपने देखा होगा पानी के जो बुलबुले होते हैं वो भी आपके अवतल लेंस के जैसे ही काम करते हैं। क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि पानी के बुलबुले किस लेंस की भांति कार्य करते हैं, तो अवतल लेंस हो जाता है। या आपकी जो गाड़ियां होती हैं उनके हेडलाइट्स में जो लेंस लगे होते हैं वो भी आपके अवतल दर्पण की तरह ही काम करती हैं, अवतल लेंस की भांति वो काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? बताइए। प्रेस सेंसरशिप जो है लागू की थी, वेले जली थे, हेस्टिंग्स थे, जॉन एडम्स थे या डलहौजी थे? 31। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो है वेले जली हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। इन्होंने ही सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 32, आज का जो क्वेश्चन है इसमें आपको साइंस के क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहे हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है साइंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, और ये जो साइंस के क्वेश्चन है ना ये रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। आज के समय में कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम जो वनडे एग्जाम है, जहां पर जहां पर जीके आती है, वहां पर मान के चलिए कम से कम 20% जो क्वेश्चन है वो आपके साइंस से संबंधित होते हैं। फिर चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, जूलॉजी, बॉटनी, कुछ भी हो, सभी से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें लिखा कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? अपने पास पहुंचने वाली सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देते हैं, प्रकाश भेदन नहीं होने देते हैं, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मी के महीने में काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, श्वेत वस्त्र पहनने चाहिए। तो इसका क्या रीजन है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, 32। तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो परावर्तित कर देते हैं। और जो काला वस्त्र होता है, अगर आप गर्मियों में धूप में काला पहन के जाओगे तो जो प्रकाश होगा वो और अंदर तक जाएगा, ठीक है, इसलिए आपको और गर्मी लगेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सॉन है, न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है या धमनी है? 33 का आंसर बताइए सभी लोग, जितने भी छात्र हैं सभी लोग 33 का आंसर बताएं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल धमाकेदार। अगर क्लास लग रही हो तो सभी लोग वीडियो को बिना लाइक किए हुए कोई नहीं जाएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब मस्ट है करना, ताकि आपको सारी क्लासेस, सारी पीडीएफ, सब कुछ फ्री में मिल सके। तो इसका राइट आंसर इसी बात पर नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है, गुर्दे या किडनी की जो कार्यात्मक इकाई होती है उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? शरीर से उष्मा की क्षति, शरीर के अनिवार्य द्रवों की क्षति, शरीर से लवण की क्षति या पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश? बताइए, किसको रोकता है ये अवरोधक? मतलब किसको रोकता है? जो आपके स्किन के नीचे जो फैट जमा होता है वो किस चीज को रोकता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 34, बिल्कुल वो शरीर की उष्मा की क्षति को रोकता है। समझ में आ गई बात? इसीलिए लोग कहते हैं कि ठंडी में ज्यादा ऑयली चीजें खानी चाहिए। ठीक है, हालांकि ज्यादा ऑयली चीजें तो कभी नहीं खानी चाहिए, ना ठंडी ना गर्मी, लेकिन ठंडियों में अगर आप ऑयली चीजें खाते हो तो आपके अंदर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं जाती है और आपको ठंडक नहीं लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था?
बताइए, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 35, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर जो है होएनसांग हो जाएगा। ये जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत आए थे, और इन्हीं को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, या हम ऐसा कहें कि यात्रियों का राजकुमार इन्हें कहा जाता था। ठीक है, चलिए, यात्रियों का राजकुमार, अगर यहां पर यात्रियों का राजकुमार होगा तो भी होएनसांग सही होगा। निम्नलिखित में से द्रविड़ कजगम के संस्थापक कौन थे? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ये हाल ही के एनटीपीसी का जो CVT 1 का एग्जाम होता वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से द्रविड़ कजगम के संस्थापक कौन थे? 36, बताइए, द्रविड़ कजगम के संस्थापक कौन थे? चलिए, द्रविड़ कजगम के संस्थापक, चलिए, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेरियार EV रामास्वामी नायकर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त या सहायक संधि? बताइए, बताइए सभी लोग, सबसे पहले क्या हुआ इसमें? चलिए, तो अगर हम इसमें बता दें, सबसे पहले अगर हम इसके राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं 37 का, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपका जो है सबसे बाद में हुआ था 1905 ईस्वी में। वहीं पर अगर हम जो है बात करते हैं हड़प नीति की, तो ये आपका 1848 के आसपास चला था, जब लॉर्ड डलहौजी थे। वहीं पर अगर हम अस्थाई बंदोबस्त की बात करते हैं तो ये आपका 1793 में हुआ था। और एक आपका बच जाता है जो है आपका सहायक संधि। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए सहायक संधि कब लागू हुई थी, चलिए, तो ये आपका 1801 के आसपास में जो है ये हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच जो है ये सहायक संधि हुई थी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसमें बंगाल का विभाजन हो जाएगा, सारी चीजें आपको बता दिया। हड़प नीति आपका 1848, अस्थायी बंदोबस्त जो है आपका होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी? अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त है? 38 का राइट आंसर बताइए आप लोग। बिल्कुल, तो आपका प्राकृत जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उसके बाद आते हैं 39 से, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण मतलब होता है काला, काली क्रांति किससे संबंधित है? जैसे आपने श्वेत क्रांति देखा होगा दूध से, हरित क्रांति आपके अनाजों से। ठीक है, ऐसे ही काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति का संबंध किससे है? बहुत बढ़िया। चलिए, तो जो 39 है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, खनिज तेल उत्पादन से जो है आपका ये संबंधित है, यानी जो कच्चे तेल होते हैं उससे संबंधित है। आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं थे? बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सभी लोग जो है वीडियो को बिना लाइक किए प्लीज मत जाइएगा। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप, आपको 10 मिनट के बाद यानी वीडियो खत्म होने के 10 मिनट बाद आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, और वो है आपका राइट आंसर सी, यानी चारवाक नहीं थे। बाकी आपको पता है सुश्रुत तो बहुत इंपॉर्टेंट है, धन्वंतर के बारे में सभी जानते हो, और चरक संहिता तो आपने पढ़ा ही होगा जो भी है। यहां पर जो है चारवाक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।